सीटेट की तीसरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। शुरुआत करेंगे आज की क्लास एसएसटी पेपर 2 सामाजिक विज्ञान से। केवल और केवल हमारा एक ही टारगेट है इस बैच से अपने मार्क्स को 60/60 स्कोर करना। 6 सितंबर को एग्जाम है, ऐसे में आपके लिए टॉपिक वाइज ये बैच लाया गया है जो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास नंबर 3, जहां पे हम लोग अभी इतिहास को टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे हैं और ये हमारा तीसरा टॉपिक है हिस्ट्री से, इतिहास से, जिसका नाम है प्रथम शहर। अब तक हमने 2 टॉपिक को डिस्कस कर लिया है क्लास सेकंड में, ये हमारा 3rd क्लास है। तो चलिए बिना किसी डिले किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को अपने प्रश्न संख्या 1 से। सवाल अपने स्क्रीन पे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, भारतीय उपमहाद्वीप में खोजा गया सबसे पहला शहर कौन सा है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर बी कहता है लोथल, ऑप्शन नंबर सी कहता है हड़प्पा और ऑप्शन नंबर डी कहता है कालीबंगा। तो भारतीय उपमहाद्वीप में जो सबसे पहला शहर खोजा गया था वो है हड़प्पा। इसीलिए हम सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी 1921 में। उसके ठीक 1 साल बाद 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी और ये दोनों ही जगह आज के पाकिस्तान में स्थित है। चलेंगे नेक्स्ट सवाल अपने स्क्रीन पे। हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? नगर नियोजन की, ठीक है, यानी कि सिटी की जो प्लान किया गया था वो क्या विशेषता थी? चलिए ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है गोलाकार सड़कें थी, ऑप्शन नंबर बी कहता है पक्की ईंटों के घर थे और ग्रिड पद्धति थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी कहता है कच्चे घरों का निर्माण और ऑप्शन नंबर डी कहता है जल निकासी का अभाव। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है वहां पे प्रॉपर जल निकासी बनाई गई थी, तो ये ऑप्शन गलत है। कच्चे घर नहीं थे, पक्के घर थे, तो ये ऑप्शन भी गलत है। गोलाकार सड़कें नहीं थी, इस तरीके से सड़कें बनाई गई थी और साइड में नालियां भी बनाई गई थी, यानी कि कौन सा ऑप्शन ठीक है अपना? पक्की ईंटों के घर और ग्रिड पद्धति थी, ठीक है। चलेंगे अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 अपने स्क्रीन पे। ये जो मोहनजोदड़ो में एक महान स्नानागार मिला है यानी कि ग्रेट बाथ मिला है, वो किस लिए किया जाता था उसका उपयोग? तो चलिए ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है सिंचाई के लिए, पानी इकट्ठा करने हेतु, ऑप्शन नंबर बी कहता है अनाज के भंडारण के लिए, ऑप्शन नंबर सी कहता है विशेष धार्मिक या अनुष्ठानिक स्नान के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है पशुओं को नहलाने के लिए। तो इस जो महान स्नानागार यानी कि ग्रेट बाथ का उपयोग किया जाता था वो किया जाता था विशेष धार्मिक या अनुष्ठानिक स्नान के लिए। आपको कुछ इसी तरीके से सीटेट में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, 2026 में आपको सीटेट क्लियर करना है, कंप्लीटली इस वीडियो को देखें, आपको बहुत अच्छे से तैयारी करने में जो है ये हेल्प करेगी। चलेंगे अगले सवाल की ओर। हड़प्पा सभ्यता के जो अधिकांश नगर हैं उनको कितने हिस्सों में विभाजित किया गया था? तो सबसे पहले देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए कहता है 1, ऑप्शन नंबर बी कहता है 2, ऑप्शन नंबर 3 कहता है सी कहता है 3 और ऑप्शन नंबर डी कहता है 4। तो हड़प्पा सभ्यता के जो मैक्सिमम नगर थे उनको 2 हिस्सों में विभाजित किया गया था। एक को हम लोग बोलते हैं नगर दुर्ग और दूसरे को बोलते हैं निचला नगर। ये जो नगर दुर्ग है यहाँ पे राजा महाराजा रहते थे और जो निचला नगर है यहाँ पे आम जनता रहती थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। केवल धोलावीरा एक ऐसा जगह है जो कि 3 हिस्सों में बटा था, ठीक है। बीच वाले हिस्से को हम लोग मध्य बोलते हैं, बाकी ये निचला और ये नगर दुर्ग, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। चलेंगे अगले सवाल की ओर। गुजरात में एक जगह है लोथल, ये किस चीज के लिए फेमस था ये हमसे पूछ लिया गया है। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था, ऑप्शन नंबर बी कहता है यहाँ सबसे बड़ा अन्नगार था, ऑप्शन नंबर सी कहता है यहाँ जुते हुए खेत मिलते हैं और ऑप्शन नंबर डी कहता है यहाँ विशाल स्नानागार स्थित था। तो ये जो लोथल जगह है ये एक क्या था? एक महत्वपूर्ण बंदरगाह यानी कि डॉकयार्ड था। यहीं से सामान जो है वो आना और ले जाने का काम किया जाता था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। हड़प्पा वासियों को निम्नलिखित में से किस धातु का ज्ञान नहीं था, यानी कि किस मेटल का उन्होंने अब तक उपयोग नहीं किया था, उनको यूज नहीं पता था, उन्होंने देखा नहीं था, सुना नहीं था। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है सोना, ऑप्शन नंबर बी कहता है तांबा, ऑप्शन नंबर सी कहता है कांस्य या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है लोहा। तो देखिए भाई उनको गोल्ड की भी नॉलेज थी,
कॉपर की भी नॉलेज थी और यहाँ पे जो कांस है यानी कि जिसको हम लोग ब्रॉन्ज कहते हैं इसकी भी नॉलेज थी। तो नॉलेज किसकी नहीं थी तो वो होगा लोहा और यही जो है वो इसका सही उत्तर है। चलेंगे अगले सवाल को डिस्कस करेंगे हम लोग। जुते हुए खेत के साक्ष्य किस हड़प्पाई स्थल से प्राप्त होते हैं। देखिए बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए हैं और यकीन मानिए प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए इसी तरीके से जो है डीपली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपके लिए टॉपिक वाइज सेलेक्ट किए गए हैं क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। तो अच्छे से करना है, ध्यान से करना है। सभी संपूर्ण सिलेबस आपको इसी वीडियो में आपका जो है वो रिवाइज हो जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखते रहना है। जो जुते हुए खेत है इसके साक्ष्य किस हड़प्पाई स्थल से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है बनवाली, ऑप्शन नंबर बी कहता है कालीबंगा, ऑप्शन नंबर सी कहता है चाहुंदड़ो और ऑप्शन नंबर डी कहता है यहाँ पे रोपड़। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है कालीबंगा। और कालीबंगा कहाँ है हम सभी जानते हैं, राजस्थान में जो है वो कालीबंगा है। अच्छा रोपड़ कहाँ है, तो रोपड़ कहाँ पे है भाई, पंजाब में है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कौन सी जगह कहाँ है। चलेंगे अगले सवाल को देखेंगे। पक्की मिट्टी जिसको हम लोग टेराकोटा के नाम से भी जानते हैं, टेराकोटा से बना हल का प्रतिरूप कहाँ, हल जिससे हम लोग खेत जोतते हैं, ये कहाँ से मिलता है। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है बनवाली, ऑप्शन नंबर बी कहता है लोथल, ऑप्शन नंबर सी कहता है राखीगढ़ी और ऑप्शन नंबर डी कहता है यहाँ पे सुरकोटदा। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए बनवाली। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, बनवाली जो है वो इसका सही उत्तर है यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखेंगे अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 9 था अपने स्क्रीन पे। हड़प्पा की जो लिपि थी, हड़प्पा की लिपि, ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस लिपि से। तो इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है ये आपसे पूछा गया है। तो इस लिपि को पूरी तरीके से पढ़ लिया गया है, भाई ये बात गलत है, यह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। अच्छा देखते हैं ये क्या सही है या नहीं। यह संस्कृत भाषा से प्रेरित है, तो भाई वहां तो कोई भाषा ही नहीं थी क्योंकि चित्रात्मक थी, पिक्टोग्राफिक था, चित्र से डिनोट किया गया था। तो यहाँ पे भाषा की तो कोई चर्चा नहीं है यानी कि ये भी गलत है। इसमें केवल 50 चिन्ह है, ये बात भी गलत है। तो सही कौन सा है, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी सही है। इसको दाएं से बाएं लिखा जाता था, यानी कि जनरली हम लोग इधर से लिखते हैं लेकिन यहाँ पे उल्टा लिखा गया था, इस सीक्वेंस में लिखा गया था। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 अपने स्क्रीन पे। अच्छा, हिस्टोरियन के हिसाब से, इतिहासकारों के हिसाब से लगभग 3900 साल पहले हड़प्पा सभ्यता के पतन का क्या कारण था। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है नदियों का सूखना, ऑप्शन नंबर बी कहता है जंगलों का विनाश और जलवायु में चेंजेस आ गए थे, ऑप्शन नंबर सी कहता है भयंकर बाढ़ हो गई थी जिसमें सब तबाह हो गया था, ऑप्शन नंबर डी कहता है सारे जो है वो उत्तर है। जब हम हिस्टोरियन से पूछते हैं वो लोग जब रिसर्च करते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं कि भाई नदियां सूख गई थी, कुछ लोग बोलते हैं जंगल विनाश हो गया, कुछ लोग बोलते हैं जलवायु में चेंजेस आए, कुछ लोग बोलते हैं कि बाढ़ आ गई। और ये सभी कारण हड़प्पा सभ्यता के पतन का एक कारण बना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही उत्तर है। तो हमने जो प्रथम नगर थे इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस हमने क्लास सेकंड में डिस्कस किया था, इस टॉपिक से संबंधित, प्रथम शहर से संबंधित, और कुछ टॉपिक्स हमने इस क्लास में डिस्कस कर लिया है। तो इसी के साथ ये टॉपिक भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये हमारा इतिहास का तीसरा टॉपिक था और आज से शुरू करेंगे हिस्ट्री का फोर्थ टॉपिक जिसका नाम है प्रारंभिक राज्य, यानी कि स्टार्टिंग में कौन कौन से राज्य आए इसके बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग महाजनपद को चर्चा में लेके आएंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी और यहाँ से भी कई सारे सवाल आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं और 11वां क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे है। प्राचीन भारत में कुल कितने महाजनपद थे। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महाजनपद, कितने टोटल महाजनपद थे, तो ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है 12, ऑप्शन नंबर बी कहता है 14, ऑप्शन नंबर सी कहता है 16 और ऑप्शन नंबर डी कहता है 18। तो ये जो महाजनपद जो है ये बौद्ध का एक ग्रंथ था, बौद्ध का एक ग्रंथ था जिस ग्रंथ का नाम था अंगुत्तर निकाय। क्या नाम था, आपको ध्यान रखना है, अंगुत्तर निकाय उसका नाम था। इस अंगुत्तर निकाय में महाजनपद की चर्चा है और इस हिसाब से उन्होंने कहा कि टोटल 16 महाजनपद जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो हम इसी बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय के बेसिस पे ये डिसाइड करते हैं कि हमारे भारत में, प्राचीन भारत में टोटल 16 महाजनपद थे। ठीक है, अगले सवाल को देखेंगे।
निम्नलिखित में कौन सा महाजनपद आगे चलकर सबसे शक्तिशाली यानी कि सबसे पावरफुल बन गया? ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है कौशल, ऑप्शन नंबर बी कहता है वत्स, ऑप्शन नंबर सी कहता है अवंती और ऑप्शन नंबर डी कहता है मगध। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर डी मगध। हम सभी जानते हैं मगध आज के बिहार राज्य में स्थित है और बिंबिसार ने मगध राज्य की स्थापना की। बिंबिसार के बाद उनका बेटा अजात शत्रु आता है, जिसको हम लोग पितृहंता के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इन्होंने ही अपने पिता बिंबिसार की हत्या करवा दी थी। चलेंगे अगले सवाल को देखेंगे। वज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी? वज्जी जो कि एक महाजनपद है, इसकी कैपिटल कहाँ है ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है राजगृह, ऑप्शन नंबर बी कहता है वैशाली, ऑप्शन नंबर सी कहता है पाटलिपुत्र और ऑप्शन नंबर डी कहता है चंपा। तो वज्जी, बी से वज्जी और बी से वैशाली, यानी कि वैशाली जो है वो इसकी राजधानी थी और बी इसका सही उत्तर है। अगले सवाल को देखेंगे। महाजनपद काल में जो फसलों पर टैक्स लगाया जाता था उसको क्या कहा जाता था? ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है बलि, ऑप्शन नंबर बी कहता है भाग, ऑप्शन नंबर सी कहता है हिरण्य या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है शुल्क। तो महाजनपद काल में जो फसलों पर टैक्स लगाया जाता था उसको हम लोग भाग के नाम से जानते हैं, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलेंगे अगले सवाल को देखेंगे। भाग के रूप में फसल का कितना हिस्सा राजा को कर के रूप में दिया जाता था? जो टैक्स लगाया जाता था उसको हम लोग भाग कहते हैं और कितना हिस्सा राजा को दिया जाता था ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 1/4 यानी कि 1/4, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 1/5 यानी कि 1/5, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 1/6 यानी कि 1/6 और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 1/8। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी 1/6, यानी कि मान लीजिए अगर हमने 6 फसल उगाई तो उसमें से एक जो है हम दे देंगे किसको? राजा को, 5 अपने पास रखेंगे। देखेंगे अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 16 ऑन द स्क्रीन, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मगध की प्रारंभिक यानी कि पहली राजधानी कहाँ थी? मगध जो कि महाजनपद का सबसे पावरफुल जो था वो साम्राज्य था, इसकी पहली राजधानी पूछी गई है। तो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर बी कहता है राजगृह, ऑप्शन नंबर सी कहता है वैशाली और ऑप्शन नंबर डी कहता है उज्जैन। इसकी जो राजधानी थी वो थी राजगृह, जिसको आज के टाइम पे हम लोग राजगीर के नाम से जानते हैं। चलेंगे अगले सवाल को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 ऑन द स्क्रीन। गंगा और सोन ये जो दोनों नदी हैं जैसी प्रमुख नदियां किस महाजनपद से होकर बहती थी, जिस वजह से उनको पानी मिला और उनका विकास हुआ? तो ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए कहता है काशी, ऑप्शन नंबर बी कहता है कौशल, ऑप्शन नंबर सी कहता है वज्जी और ऑप्शन नंबर डी कहता है मगध। तो इसका जो सही उत्तर है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर डी मगध। इस वजह से क्या हुआ? मगध राज्य जो है वो सबसे पावरफुल जो है वो बन गया, क्योंकि इन नदियों को इनका पानी मिला और इससे इसका विकास हुआ और ये शक्तिशाली बन गए। चलेंगे अगले सवाल को देखेंगे। गण या संघ शासन प्रणाली किस प्रकार का होता था? मतलब इसमें क्या खासियत थी, किस टाइप की ये शासन प्रणाली थी, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। एक राजा का निरंकुश शासन, कई शासकों का समूह मिलकर शासन करता था, जनता का प्रत्यक्ष शासन या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है सेनापति का शासन। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है इसमें कई सारे राजा जो है वो कई सारे रूलर मिलके ग्रुप में शासन करते थे और यही इसकी खासियत थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। देखते ही देखते हमने 18 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए और सभी क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर और ये भी काफी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जनपद का मतलब पूछा गया है, अर्थ पूछा गया है। तो जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या है ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है राजा का विशाल महल, ऑप्शन नंबर बी कहता है एक बड़ा शहर, ऑप्शन नंबर सी कहता है वह जगह जहां लोग, जिसको हम लोग जन भी कहते हैं, अपने पैर रखते हैं और वहीं बस जाते हैं, और ऑप्शन नंबर डी कहता है व्यापार का प्रमुख केंद्र। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक ऐसी जगह जहां लोग जाते हैं और बस जाते हैं उसको हम लोग जनपद कहते हैं। पद का मतलब पैर और जन का मतलब लोग। चलेंगे अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 ऑन द स्क्रीन। महाजनपद काल में कृषि के क्षेत्र में कौन सा टेक्निकल चेंज आया ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कहता है
लोहे के फाल का उपयोग, पहले लकड़ी का फाल होता था, अब लोहे का फाल इस्तेमाल होने लग गया। ऑप्शन नंबर बी कहता है केवल गेहूं की खेती का प्रचलन था उस टाइम। ऑप्शन नंबर सी कहता है नहरों द्वारा सिंचाई की शुरुआत हो चुकी थी। और ऑप्शन नंबर डी कहता है पशुपालन बंद हो गया था। तो ये तो भाई बिल्कुल गलत है। तो सही कौन सा है, उस टाइम में क्या चेंजेस आए थे, क्या टेक्निकल चेंज हुआ था, लोहे का फाल का उपयोग शुरू हो गया था, यानी कि लकड़ी को लोहे ने रिप्लेस कर दिया था। ठीक है, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे। इस काल में धान की पैदावार, धान जिसको हम लोग पैडी बोलते हैं, इसकी पैदावार बढ़ाने के लिए कौन सी तकनीक को इस्तेमाल में लाया गया था। ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए कहता है अपने पास बीज छिड़क कर बोने की प्रथा। ऑप्शन नंबर बी कहता है छोटे छोटे पौधों की रोपाई होती थी। ऑप्शन नंबर सी कहता है सूखी खेती। और ऑप्शन नंबर डी कहता है पहाड़ी ढलानों पर खेती। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, छोटे पौधों की रोपाई। अगले सवाल को देखेंगे और ध्यान से देखेंगे। बिंबिसार और अजातशत्रु किस शक्तिशाली महाजनपद के शासक थे। तो इस चीज की हमने चर्चा ऑलरेडी कर दी है, आपको मैंने बता दिया था कि बिंबिसार और अजातशत्रु जो है ये बहुत फेमस रूलर थे। और ये किस महाजनपद के थे वो हमसे पूछा गया है, तो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है अवंती। ऑप्शन नंबर बी कहता है वत्स। ऑप्शन नंबर सी कहता है मगध। और ऑप्शन नंबर डी कहता है कुरु। तो ये जो दोनों हैं ये मगध एम्पायर के शासक थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। बिंबिसार जो है वो इसका फाउंडर था, यानी कि संस्थापक था। और इसके बाद इसका बेटा अजातशत्रु ने शासन किया था। और इसको हम लोग पितृहंता भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने पिता बिंबिसार को मार के राज की गद्दी प्राप्त की थी। ठीक है, तो चलेंगे हम लोग अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। महाजनपदों के जो राजा हैं अपने शहरों के चारों ओर विशाल किले यानी कि फोर्ट क्यों बनवाते थे। ऑप्शंस देखेंगे। केवल सुंदरता बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे बाढ़ से बचाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे सुरक्षा, शक्ति प्रदर्शन और कंट्रोल यानी कि नियंत्रण के लिए। ऑप्शन नंबर डी देखेंगे विदेशी यात्रियों को ठहराने के लिए। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिक्योरिटी के पर्पज से अपनी शक्ति भी उनको दिखानी थी और कंट्रोल भी करना था। इन 3 कारणों की वजह से, और भी वेरियस रीजंस हो सकते हैं, बेसिकली ये 3 रीजन थे जिसकी वजह से वो अपने चारों ओर जो है विशाल किले बनवाया करते थे। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे अपने स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है महाजनपद काल में कमकार किसको कहा जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है और ये किसको कहा जाता है, पढ़ते हैं इसको। ऑप्शन नंबर ए कहता है यहाँ पे शिल्पकारों को। ऑप्शन नंबर बी कहता है व्यापारियों को। ऑप्शन नंबर सी कहता है भूमिहीन खेतीहर मजदूर को। या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है सेना के जवानों को। तो ये जो कमकार है ये किसको कहा जाता था, जो भूमिहीन जिसके पास जमीन नहीं थी, उन खेतीहर मजदूरों को हम लोग कमकार के नाम से जानते थे। अगला सवाल देखेंगे। इनमें से कौन सा एकमात्र महाजनपद जो कि दक्षिण भारत यानी कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित था, तो कौन सा था ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है अश्मक, जिसको हम लोग अस्सक भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी कहता है शूरसेन। ऑप्शन नंबर सी कहता है गांधार। या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है कंबोज। तो एकमात्र महाजनपद जो कि दक्षिण भारत में स्थित था गोदावरी नदी के तट पर, वो था ऑप्शन नंबर ए अश्मक। ठीक है, तो चलेंगे हम लोग अगले सवाल को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 ऑन द स्क्रीन। सिकंदर की सेना ने भारत में आगे पूरब की ओर बढ़ने से क्यों मना कर दिया। जब सिकंदर की सेना आई थी तो उन्होंने पूरब की ओर बढ़ना क्यों, पूरब की ओर बढ़ने से वो क्यों डर गए, ये हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। क्या वे रास्ता भूल गए, तो बिल्कुल नहीं। भारतीय सेना खासकर मगध की जो पैदल सेना थी और हाथी सेना थी वो इतने विशाल थे, उनके डर से वो पीछे हो गए। ऑप्शन नंबर सी कहता है हथियार खत्म हो गए, ये भी गलत है। और भारत की जलवायु के कारण, तो ये पॉइंट भी गलत है। तो सही कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। मगध की जो सेना थी वो इतनी विशाल थी, हाथी को देख के वो डर गए और वो पीछे की ओर वो भाग गए। ये इसका सही उत्तर है और ये क्वेश्चन भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। चलेंगे अगले सवाल को देखेंगे। महापद नंद किस साम्राज्य के एक महत्वपूर्ण शासक थे।
ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है अवंती, ऑप्शन नंबर बी कहता है कोसल, ऑप्शन नंबर सी कहता है मगध और ऑप्शन नंबर डी कहता है पांचाल। ये जो महापद नंद है ये नंद वंश के संस्थापक थे और ये किस में आता है तो आप कहेंगे मगध वंश में आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले सवाल को देखेंगे। महाजनपद काल में उपयोग किए जाने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था? तो महाजनपद काल में जो कॉइन्स यूज किए जाते थे उनको क्या कहा जाता था? ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है आहत सिक्के, ऑप्शन नंबर बी कहता है दिनार, ऑप्शन नंबर सी कहता है रुपया, ऑप्शन नंबर डी कहता है निष्क। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है पंच मार्क्ड कॉइन्स यानी कि आहत सिक्के। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। वज्जी संघ का विस्तृत वर्णन किस प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? तो ये जो वज्जी संघ है इसकी डिटेल में कहाँ पे बताया गया है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है सुत पिटक, ऑप्शन नंबर बी कहता है विनय पिटक, ऑप्शन नंबर सी कहता है आपके पास दीघ निकाय और ऑप्शन नंबर डी कहता है अभिधम्म पिटक। तो इसका जो सही उत्तर है वज्जी संघ का, इसका एक्सप्लेन किया गया है दीघ निकाय में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। अच्छा, जो अजात शत्रु है जो कि बिंबिसार का बेटा था, ये वज्जी संघ पर अटैक करना चाहता था। इसके लिए इसने अपने किस मंत्री को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा था? तो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है वस्कार, ऑप्शन नंबर बी कहता है जीवक, ऑप्शन नंबर सी कहता है चाणक्य या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है महाकश्यप। तो चाणक्य तो हम सभी जानते हैं ये हमारे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम के थे, यानी कि ये नहीं होंगे। तो सही उत्तर कौन सा है? ये जो महाकश्यप थे, जब बौद्ध संगति हुई थी तो इसको लीड किया था, तो ये भी नहीं है। तो दोनों में से कौन से हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है वस्कार मंत्री, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही उत्तर है। अगले सवाल को देखेंगे और एक अगला टॉपिक, यहाँ पे जो हमारा पहला टॉपिक था वो खत्म होता है, टॉपिक नंबर 4 और यहाँ से टॉपिक नंबर 5 शुरू होता है जिसका नाम है प्रथम साम्राज्य। इनमें हम लोग नए नए साम्राज्यों की चर्चा करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है वो 31 से शुरुआत करते हैं। देखिए, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो चलिए इसको हम लोग ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है अशोक, ऑप्शन नंबर बी कहता है बिंदुसार, ऑप्शन नंबर सी कहता है चंद्रगुप्त मौर्य या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है बिंबिसार। तो इसका जो सही उत्तर है वो है, हम सभी जानते हैं बिंबिसार जो है ये हर्यक वंश के संस्थापक थे, जिसको हम लोग मगध वंश भी कह देते हैं। तो ये इसके संस्थापक थे। चंद्रगुप्त अशोक की बात करें तो ये बिंदुसार का बेटा था और इसकी स्थापना, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो चाणक्य की हेल्प से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य समाज की स्थापना की थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है वो बिंदुसार आया था और बिंदुसार के बाद उसका बेटा अशोक महान ने शासन किया था। तो ये इनकी क्रम है, ठीक है। तो आपको सीक्वेंस भी याद रखना है। फिलहाल हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 32। बोला गया है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर स्थित थी? ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है तक्षशिला, ऑप्शन नंबर बी कहता है उज्जैन, ऑप्शन नंबर सी कहता है पाटलिपुत्र और ऑप्शन नंबर डी कहता है सारनाथ। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। हालांकि इसकी 2-3 राजधानियां थी, लेकिन बेसिकली हम लोग अगर ऑप्शंस में पूछा जाए, एक सवाल पूछा जाए तो पाटलिपुत्र को हम लोग जो है वो टिक कर लेंगे और यही इसका सही उत्तर माना जाएगा। अगले सवाल को देखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यूनानी राजा सेलिकस निकेटर के राजदूत का क्या नाम था? ठीक है, यूनानी राजा सेलिकस निकेटर, इन्होंने अपने एक राजदूत को भेजा था चंद्रगुप्त के दरबार में, उनका क्या नाम था? तो ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है फायान, ऑप्शन नंबर बी कहता है हेनसांग, ऑप्शन नंबर सी कहता है इबन बतूता और ऑप्शन नंबर डी कहता है मेगस्थनीज। तो चंद्रगुप्त के दरबार में जो यूनान के राजा हैं सेलिकस निकेटर, इनके राजदूत आए थे जिसका नाम था मेगस्थनीज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही उत्तर है। और इसकी एक फेमस किताब है, मेगस्थनीज की एक फेमस किताब है जिसका नाम है इंडिका। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलेंगे अगले सवाल को देखेंगे। नेक्स्ट सवाल अपने स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 34। ये जो किताब है अर्थशास्त्र, इसका किसने रचना की थी ये हमसे पूछा गया है।
ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है चाणक्य, जिसको हम लोग कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी कहता है मेगस्थनीज। ऑप्शन नंबर सी कहता है बाणभट्ट और ऑप्शन नंबर डी कहता है कालिदास। तो इसका जो सही उत्तर है अर्थशास्त्र की जो किताब है, ये जो अर्थशास्त्र की किताब है ये किसने लिखी थी ये हमसे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अर्थशास्त्र बेसिकली हम लोग इकोनॉमी यानी कि पैसों से संबंधित चीजें लिखी होती हैं, लेकिन ये जो किताब है इसमें राजनीति से संबंधित चीजें लिखी गई थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसकी रचना किसने की थी, तो चाणक्य यानी कि कौटिल्य, जो जिनको हम लोग एक बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ मानते हैं, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी दिलवाई थी, उन्होंने ये किताब लिखी थी। बाकी हमने मेगस्थनीज की किताब की चर्चा कर ली है। मेगस्थनीज की जो किताब है उसको हम लोग इंडिका बोलते हैं। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 35। देखिए क्वेश्चन भी आ गया। तो मेगस्थनीज की जो किताब है, फेमस किताब है, इस किताब को किसने लिखा था, उसका मतलब मेगस्थनीज ने लिखा था, और ये जो है उस किताब का नाम क्या था ये हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए कहता है राजतरंगिणी, ऑप्शन नंबर बी कहता है इंडिका, ऑप्शन नंबर सी कहता है मुद्रा राक्षस और ऑप्शन नंबर डी कहता है पंचतंत्र। तो ये जो किताब है ये किसने लिखा था, तो ये लिखा था आपके मेगस्थनीज की जो किताब थी उसका नाम था इंडिका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगले सवाल को देखेंगे ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अपने स्क्रीन पे, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश के अंतिम शासक को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की। तो देखेंगे क्वेश्चन को। ऑप्शन नंबर ए कहता है हर्यक वंश, ऑप्शन नंबर बी कहता है अपने पास शिशुनाग वंश, ऑप्शन नंबर सी कहता है नंद वंश और ऑप्शन नंबर डी कहता है शुंग वंश। तो इन्होंने जो स्थापना की थी, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। हरि जी आए, ठीक है, तो हरि जी आए, उनके पीछे पीछे उनका नाग भी आया। ठीक है, नाग जो है वो कहाँ पे आए, ये दोनों कहाँ पे आए, नंद जी के घर पे। ठीक है, नंद जी के घर पे आए। उसके बाद इन्होंने क्या किया, मोर का पंख लगाया। कृष्ण जी को पसंद था ना मोर का पंख, तो मोर का पंख लगाया और उसके बाद ये क्या हो गए, गुप्त हो गए, गायब हो गए, चले गए। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। हरि जी आए, साथ के साथ उनका नाग भी आया, नंद जी के घर आए, मोर का पंख लगाया और गायब हो गए, गुप्त हो गए। ऐसे हरि से हर्यक वंश, ठीक है, नाग से शिशुनाग वंश, नंद से नंद वंश, इसके अलावा जो फोर्थ है वो कौन सा है, मौर्य वंश, और हमारा 5वें नंबर पे है गुप्त वंश। तो ये 5 वंश थे, इसको आपको ध्यान रखना है। तो मौर्य 4th नंबर का वंश था और इससे ठीक पहले कौन सा वंश एग्जिस्ट करता था, तो आप कहेंगे नंद वंश एग्जिस्ट करता था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही उत्तर है। कभी कभी सीक्वेंस में पूछ लिया जाता है, तो सीक्वेंस भी आपको याद करना है और ये ट्रिक है याद करने की सीक्वेंस को। हरि जी आए, पीछे पीछे उनका शेषनाग भी आया, नंद जी के घर आए, मोर का पंख लगा के गुप्त हो गए। चलेंगे अगले सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 अपने स्क्रीन पे। कलिंग युद्ध किस मौर्य सम्राट के शासन में हुआ था। तो कलिंग युद्ध जो है, ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी कहता है बिंदुसार, ऑप्शन नंबर सी कहता है आपके हमारे पास अशोक और ऑप्शन नंबर डी कहता है यहाँ पे दशरथ। तो ये जो हमारा कलिंग युद्ध था ये किसके शासनकाल में हुआ था, तो आप कहेंगे अशोक के शासनकाल में हुआ था। और इसी के बाद इन्होंने देखा कि जब वो युद्ध के नेक्स्ट डे गए थे वहां पे उस जगह को देखने के लिए, तो उन्होंने देखा कि कई सारे लोग मरे हुए हैं। कौन से वो जो जगह है वो लथपथ था, उनके जो रिलेटिव थे, उनकी माँ थी, बहनें थी, जो लोग मर गए थे वो विलाप कर रहे थे, जोर जोर से तो रो रहे थे। ये सब देख के उनका मन पिघल गया और उन्होंने युद्ध को त्याग दिया। तो ये अशोक महान की कहानी है, यानी कि अशोक के कार्यकाल में 261 ईसा पूर्व 261 BCE में ये जो कलिंग युद्ध है ये हुआ था। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, ये मौर्य समाज के जो राजा थे अशोक, इनके और कलिंग के यानी कि वर्तमान में जो उड़ीसा राज्य है, उड़ीसा के जो राजा थे इनके बीच में हुई थी, जिसमें उड़ीसा की हार हुई थी, मौर्य वंश की जीत हुई थी और इसमें भारी नरसंहार हुआ था। तो इसी को देखते हुए इनका दिल पसीज गया और अशोक ने बौद्ध धर्म को अडॉप्ट कर लिया, यानी कि अपना लिया। अच्छा, एक और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कलिंग का नया नाम क्या है, तो ये वही कलिंग है जिसका नया नाम आजकल हम लोग उड़ीसा सुनते हैं। ठीक है,
तो चलेंगे अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। कलिंग का प्राचीन राज्य वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देखिए ये क्वेश्चन भी पूछ गया। कलिंग तो हमारा ओल्ड नेम है, इसका नया नाम क्या है? ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है बिहार, ऑप्शन नंबर बी कहता है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी कहता है यहाँ पे पश्चिम बंगाल, और ऑप्शन नंबर डी कहता है आंध्र प्रदेश। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है उड़ीसा। चलेंगे अगले सवाल को देखेंगे। अशोक के जो अधिकांश अभिलेख हैं वो किस भाषा और किस लिपि में लिखे गए थे? ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है संस्कृत भाषा, ऑप्शन नंबर बी कहता है अपने पास प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन नंबर सी कहता है पाली भाषा खरोष्ठी लिपि, ऑप्शन नंबर डी कहता है यूनानी भाषा अरामाइक लिपि। इसका जो सही उत्तर है वो होने वाला है लैंग्वेज जो थी वो प्राकृत थी और लिपि ब्राह्मी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगले सवाल को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 स्क्रीन पे आ चुका है। अशोक ने धम्म, जिसको हम लोग धर्म कहते हैं, इसके प्रचार के लिए किन अधिकारियों की नियुक्ति की थी? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है अमात्य, ऑप्शन नंबर बी कहता है राजुक, ऑप्शन नंबर सी कहता है धम्म महामात, और ऑप्शन नंबर डी कहता है सेनापति। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है धम्म महापात। अब धम्म का मतलब क्या है? धर्म। धर्म के प्रचार के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की थी, जिसको हम लोग धम्म महामात कहते हैं। चलेंगे देखेंगे अगले सवाल को। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक जिसमें 4 शिरों वाला स्तंभ है, ये अशोक द्वारा कहाँ बनवाया गया था? तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, तो आप कहेंगे अशोक स्तंभ, और ये कहाँ बनवाया गया था ये हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है सांची, ऑप्शन नंबर बी कहता है सारनाथ, ऑप्शन नंबर सी कहता है लुम्बिनी, और ऑप्शन नंबर डी कहता है पाटलिपुत्र। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है आपका सारनाथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। चलेंगे अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42। तो ये सवाल का मैंने आपको उत्तर पहले ही बता दिया है, हालांकि क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट है इसलिए इसको अलग से लिखा गया है। कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपना लिया? तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने, ऑप्शंस पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए कहता है जैन धर्म, ऑप्शन नंबर बी कहता है बुद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर सी कहता है आजीवक, और ऑप्शन नंबर डी कहता है शैव धर्म। तो कलिंगा युद्ध के बाद अशोक का, महान अशोक का दिल पिघल गया और उन्होंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलेंगे अगले सवाल को देखेंगे। मौर्य प्रशासन में छोटे क्षेत्र या प्रांतों का शासन किसके द्वारा चलाया जाता है? तो मौर्य समाज में जो छोटे छोटे क्षेत्र हैं या प्रांत हैं उनका शासन चलाया जाता है। ऑप्शंस पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए कहता है सेनापति द्वारा, ऑप्शन नंबर बी कहता है स्थानीय व्यापारी द्वारा, ऑप्शन नंबर सी कहता है राजकुमार द्वारा, और ऑप्शन नंबर डी कहता है धम्म महामात द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है राजकुमारों के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले सवाल को देखेंगे। अशोक के जो 13 नंबर का शिलालेख है इसमें किस चीज का वर्णन है, किस चीज की चर्चा है, ये हमसे पूछा गया है। तो देख लेते हैं ऑप्शन को। ऑप्शन नंबर ए कहता है धम्म की व्याख्या है, ऑप्शन नंबर बी कहता है कलिंग युद्ध का वर्णन है, ऑप्शन नंबर सी कहता है पशु बलि की निंदा है, और ऑप्शन नंबर डी कहता है चिकित्सा व्यवस्था के बारे में बताया गया है। तो अशोक का जो 13वें नंबर का जो शिलालेख है ये काफी महत्वपूर्ण है और इसी में कलिंग में जो युद्ध हुआ था इसके वर्णन की चर्चा की गई है। चलेंगे अगले सवाल को देखेंगे। मौर्य साम्राज्य में व्यापारिक मार्गों और उत्तर पश्चिम के लिए प्रवेश द्वार के रूप में कौन सा शहर महत्वपूर्ण है? उत्तर पश्चिम प्रवेश द्वार। तो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। देखिए इसको ऐसे ध्यान रखेंगे, ये हमारी दिशा है और ये वाला जो दिशा है ये हमारा उत्तर पूर्व है और ये हमारा उत्तर पश्चिम है। तो आपको इसके बारे में पूछा गया है। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है तक्षशिला, ऑप्शन नंबर बी कहता है उज्जैन, ऑप्शन नंबर सी कहता है स्वर्णगिरी, और ऑप्शन नंबर डी कहता है पाटलिपुत्र। तो हमसे यहाँ पे पूछा गया है तक्षशिला, जो इसका है वो इसका सही उत्तर है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही उत्तर है।
ठीक है। आज ये जो तक्षशिला है ये कहाँ पे स्थित है, तो आप कहेंगे पंजाब में स्थित है, और पंजाब में हम जब मैप को देखते हैं तो वो हमारी उत्तर पश्चिम में आता है। चलेंगे अगले सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42। पूछा गया, अशोक ने धम्म के विचारों को फैलाने के लिए भारत के बाहर किन देशों में अपने दूत भेजे थे। तो इसको प्रचार प्रसार करने के लिए ऑप्शंस पढ़ लेते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए कहता है सीरिया, मिस्र, ग्रीक और श्रीलंका। ऑप्शन नंबर बी कहता है चीन, जापान, कोरिया। ऑप्शन नंबर सी कहता है म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम। ऑप्शन नंबर डी कहता है ईरान, इराक और अफगानिस्तान। तो अशोक ने जो अपने दूत भेजे थे धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए किन देशों में, वो देश का नाम है सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही उत्तर है, और इसको स्टार मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अगले सवाल को देखेंगे, मौर्य काल में जो नजराना है वो ट्रिब्यूट वो किस रूप में लिया जाता था, ये हमसे पूछा गया है। तो ये एक फिक्स टैक्स था जो हर महीने दिया जाता था। ये अनियमित रूप से जब भी पॉसिबल हो तब इकट्ठा कर लिया जाता था। ये केवल विदेशी व्यापारियों से लिया जाता था, या फिर यह केवल सोने के सिक्कों के रूप में लिया जाता था। तो टैक्स पे कोई फिक्स ऐसा नहीं था, जब भी पॉसिबल हो, अनियमित था, जब आपके पास हो, जब आपके पॉसिबल हो तब आप दे सकते थे। यानी कि ऑप्शन नंबर ये एक अच्छी चीज थी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, मौर्य समाज में दक्षिण भारत, स्पेशली यहाँ पे स्वर्णगिरी की बात हो रही है, ये किस चीज के लिए फेमस था, ये हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है सूती वस्त्र। ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं मसालों के लिए। ऑप्शन नंबर सी कहता है सोने की कीमती पत्थरों के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है लोहे की खदानों के लिए। तो ये जो स्वर्णगिरी है ये फेमस है, जैसा कि आप नाम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, स्वर्ण और गोल्ड, यानी कि सोने की कीमती पत्थरों के लिए स्वर्णगिरी जो कि दक्षिण भारत में स्थित था, ये फेमस था मौर्य डायनेस्टी के अंदर। चलेंगे आज के 49 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था जिसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने किया था, और मौर्य वंश के बाद शुंग वंश की स्थापना हुई थी। चलिए ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। अंतिम शासक पूछा गया है। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए कहता है देववर्मन। ऑप्शन नंबर बी कहता है शतधन्वा। ऑप्शन नंबर सी कहता है बृहद्रथ, और ऑप्शन नंबर डी कहता है कुणाल। तो अगर आपसे मौर्य वंश का अंतिम शासक पूछा जाए तो वो बृहद्रथ होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और आज के अंतिम क्वेश्चन को देखेंगे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, अशोक के धम्म में क्या शामिल नहीं था। ऑप्शंस देखेंगे, दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार, ये बात तो थी भाई। देवताओं की पूजा और कर्म कांड, ये शामिल नहीं था। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, बड़ों का आदर करना, तो रिस्पेक्ट भी दिया जाता था, और सभी जीवों के प्रति दया भी था। यानी कि नहीं था, कौन सा नहीं था, तो आप कहेंगे देवताओं की पूजा और कर्म कांड के लिए मनाही थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो आज की क्लास में हमने बेसिकली 3 टॉपिक को कवर कर लिया है, जिसमें हमने सबसे पहले डिस्कस किया था प्रथम साम्राज्य, यहाँ पे जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता था हिस्ट्री इतिहास के अंदर, सीटेट के अंदर, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। इससे पहले हमने कंप्लीट किया है यहाँ पे प्रारंभिक राज्य को, ये भी काफी महत्वपूर्ण टॉपिक था। और इससे पहले भी सबसे पहले हमने यहाँ पे प्रथम शहर, कुछ क्वेश्चंस हमने सेकंड क्लास में डिस्कस किए थे और कुछ क्वेश्चन हमने थर्ड क्लास में डिस्कस किया। तो आज